हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विजय दिवाकर और आज बात करने जा रहा हूं यहां पर जनवरी असाइनमेंट विज्ञान कक्षा 10वीं का। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार बेस्ट उत्तर असाइनमेंट का प्रकाशित किया जा रहा है। गणित के असाइनमेंट का उत्तर हम पहले भी दे चुके हैं कुछ ही समय पहले। अब बारी है विज्ञान को, उसके बाद मिलेगा आपको अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं 12वीं सभी का। तो ध्यान दीजिए, विज्ञान कक्षा 10वीं जनवरी असाइनमेंट प्रश्न पहला। यह है प्रश्न पहला आपकी स्क्रीन पर। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं चार उपकरणों के नाम लिखना है। प्रश्न पहला का अ है ये। अब यहां पर इसके उत्तर की हम बात करें तो प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा जहां पर क्रियाशील होगी वहां पर ताप बढ़ेगा या घटेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विद्युत धारा के माध्यम से ताप का बढ़ना या घटना उसके तापीय प्रभाव कहलाती है। जैसे फ्रिज, आप घर में जानते होंगे रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर विद्युत से चलती है और क्या करता है रेफ्रिजरेटर? तापमान को गिरा देता है। गीजर, गीजर क्या करता है? पानी को गर्म कर देता है। आयरन क्या करता है? आयरन गर्म होता है, हम कपड़े प्रेस करते हैं। बल्ब क्या है? बल्ब अधिक देर तक जलने से बल्ब के ऊपर का परत गर्म हो जाता है। या रूम में 10-12 आप बल्ब जला दीजिए, रूम गर्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो रही है, इसके उत्तर की हम बात करें तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले चार उपकरणों के नाम लिखना है। तो सबसे पहला आसान है विद्युत बल्ब। आप सभी जानते हैं अधिक देर तक बल्ब जलने से बल्ब का कांच का ताप बढ़ जाता है, या कमरे में अधिक बल्ब जलाया जाए तो कमरे का ताप बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा के कारण तापीय ऊर्जा में रूपांतरण हो रही है। बल्ब का प्रकाश जो है रूपांतरित हो जाती है। दूसरा हो जाती है रूम हीटर। ठंड के दिनों में कमरे का ताप बढ़ाने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। ये भी क्या करता है? कमरे का तापमान को बढ़ा देती है। तो कुल मिलाकर इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पड़ रहा है। चलिए हम तीसरा उपकरण की बात करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक प्रेस, जैसे इस्त्री करने का जो प्रेस होता है आयरन, कपड़े को प्रेस करने की इलेक्ट्रॉनिक प्रेस भी विद्युत धारा को तापीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इसलिए वो विद्युत से चलती है और वो आगे चल के वो गर्म हो जाती है, जिससे हम कपड़े को आसानी से प्रेस कर सकते हैं। अब उसके बाद आती है गीजर। ठंड के दिनों में ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली यह उपकरण है जो बिजली से चलती है, जो ठंडा पानी को गर्म करती है। तो ये हो गया आपका प्रश्न पहला के अ का चार उपकरण का नाम। प्रश्न पहला का ब, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में कोई तीन अंतर लिखिए। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहला कॉलम में हमने विशिष्ट प्रतिरोध रख दिया, दूसरा कॉलम में प्रतिरोध रख दिया। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है? किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध क्या है? तो कोई चालक तार द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध रेसिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर हम विशिष्ट प्रतिरोध के एक बात और बताना चाहेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट और तार के लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, और ये जो प्रतिरोध है जो तार के अनुप्रस्थ काट और तार के लंबाई पर निर्भर करता है। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का अर्थ है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया से है। जैसे मूली काटते हैं हम लोग, गाजर जैसे काटते हैं हम लोग, तो वृत्त जैसा कटते जाता है तो उसका जो एरिया बनता है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाती है। अनुप्रस्थ काट अर्थात उसके काट का क्षेत्रफल, उससे उस तार की मोटाई पता चलती है। तीसरा है इसका जो यूनिट होती है, मात्रक होती है, ओम गुणित मीटर है, जबकि इसका मात्रक सिर्फ ओम है। ओम का सिंबल हमने बना दिया। इसी तरह से अगर हम बात करें प्रश्न दूसरा का, तो हमारे शरीर में होने वाली किसी एक प्रतिवर्ती क्रिया का रेखा चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। बहुत से प्रतिवर्ती क्रिया हमारे शरीर में होते रहती है, आप सब जानते हैं, जैसे छींक आना, जम्हाई लेना, या कोई गर्म वस्तु पर अचानक अगर हम लोग छू देते हैं तो हमारा हाथ तुरंत पीछे हट जाता है, या रास्ते में कांटा जब हमारे पैर को चुभता है तो अचानक पैर उठ जाता है। तो ये सब हमारे प्रतिवर्ती क्रिया है। उत्तर है हमारे शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया, किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ हट जाता है। गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों को संवेदी कोशिकाओं से मिलता है, यहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं द्वारा यह मेरु रज्जु तक पहुँचता है, और वहीं से प्रतिक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा हाथ के पेशीय उत्तक के संकुचन
और फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हाथ हट जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिक्रिया या प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण आमतौर पर मेरुरज्जु द्वारा ही होता है। चित्र अनुसार आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर हम आपको चित्र बता रहे हैं। यहाँ पर यही चित्र आप लोग को बनाना है। ध्यान से देखिए चित्र को, मैं थोड़ा पूरे स्क्रीन पर आप लोग के लिए ला रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको बना सकें। बस इतना ही है ये चित्र में, आप लोग ये चित्र को अच्छे से बना लीजिए अपने स्क्रीन में। बस इतना ही है। आग है नीचे, बस आग लिखना है आपको। गर्म बर्तन है, आग के ऊपर है, इस तरह से बताना है आपको। सिस्टमेटिक त्वचा के संवेदी अंग, हाथ जैसे टच कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बर्तन को, संवेदी तंत्रिका पर हमारा सूचना पहुँचेगा, पेशी तक हमारा झटका देगा। उसके बाद यहाँ पर इसकी सूचना मेरुरज्जु तक पहुँच रही है जो कनेक्टेड है हमारे सभी हड्डियों के तंत्रिका तंत्र से, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। बस ऐसी ही चित्र आपको सेम टू सेम अपनी कॉपी में बनाना है। ये बहुत ही बेहतरीन आंसर है और एकदम सटीक और सत्य आंसर है, तो ये चित्र आप बिल्कुल बनाइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे प्रश्न का। प्रश्न तीसरा आप ध्यान दीजिए। विद्युत मोटर का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। जो विद्युत मोटर है, जैसे के लिए पहला पॉइंट है नामांकित चित्र बना करके, दूसरा पॉइंट है सिद्धांत लिखना है उसका, और तीसरा पॉइंट है यहाँ पर कार्यविधि लिखना है, और चौथा पॉइंट है यहाँ पर कोई दो उपयोग लिख करके आपको इसका विद्युत मोटर का वर्णन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग के लिए नामांकित चित्र को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान से आप देखिए चित्र को, मैं पहले पूरे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ आप लोग को ताकि आप अच्छे से बना सके। बस इतना चित्र है, इसका नामांकित चित्र है, इतना आप सभी को बनाना है। यहाँ पर तांबे की कुंडली लगी हुई है, राइट साइड में नाल चुंबक को दर्शाया जो दोनों तरफ है। इस तरह से यहाँ पर नीचे पर कार्बन का बूस है जहाँ पर S2 S1 और ये R1 R2 उसका रेसिस्टेंस को शो कर रहे हैं। दिक् परिवर्तक है, यहाँ पर घूमने वाली कुंडली है, और इस तरह से आपको बनाना है। इस तरह से आर्मेचर इसमें सेट होती है, कहना चाहिए। ये बहुत काम का चीज़ है, घरों में मिक्सी में पाया जाता है, वॉशिंग मशीन में पाया जाता है, बहुत जगह इसका उपयोग है विद्युत मोटर का जो घुमाने का काम करती है। तो ये बहुत ही कहना चाहिए अनोखी उपकरण कहना चाहिए, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत कई बार इसका उपयोग होती है कहना चाहिए। तो यहाँ पर आप और ध्यान दीजिए, इसका एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, इसका एक्सप्लेन ये है इसका सिद्धांत। सबसे पहले मैं सिद्धांत, चमंकित चित्र हो गया, सिद्धांत की बात करता हूँ। विद्युत मोटर वह युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो घूमने लगता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। विद्युत मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक रखने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी अक्ष पर घुमा सकता है। अगर हम इसकी कार्य विधि की बात करें तो यहाँ पर इसके कार्य विधि है, बहुत सुंदर है। इसमें तांबे की एक आयताकार कुंडली PQRS है जिस पर विद्युत रोधी आवरण चढ़ा रहता है। यह कुंडली एक आयताकार फ्रेम पर लगी रहती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर एक स्थायी चुंबक के अवतलाकार ध्रुवों के मध्य एक अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली के सिरे R1 और R2 दो सर्पी वलयों से जुड़े रहते हैं। सर्पी वलय में धारा के स्रोत व कुंजी जुड़े रहते हैं। मान लीजिए कि किसी क्षण आर्मेचर PQRS क्षैतिज अवस्था में है तो कुंडली में चित्रानुसार धारा प्रवाहित करने पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार PQ पर एक बल नीचे की तरफ, RS पर एक बल ऊपर की ओर कार्य करती है। इस प्रकार यह दो बराबर एवं विपरीत बलों का युग्म बन जाता है जो कुंडली को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाता है। आधे चक्कर के पश्चात R1 और R2 की स्थिति बदल जाती है जिसके कारण PQ ऊपर की ओर, RS नीचे की ओर घूमती है। इस प्रकार कुंडली बराबर घूमती है और ये मोटर चलने लगता है। चौथा है कोई दो उपयोग। इसका उपयोग है घरेलू मिक्सी में, मिक्सी सबके घर में होता है जो बिजली से चलती है, इसमें मोटर लगे होती है।
दूसरा पॉइंट है इसमें कपड़ा धोने की वॉशिंग मशीन, इसमें भी मोटर लगी होती है, सब आप जिसको जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न चौथा का। प्रश्न चौथा है, एक प्रारूपिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर नर एवं मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, किसी भी फूल के पुंकेसर के समूह को नर जनन अंग या पुमंग कहा जाता है। इसमें पराग कोष और तंतु योजी द्वारा जुड़ा रहता है। पराग कोष के अंदर पराग कण होते हैं जो नर प्रजनन इकाई होते हैं, इसमें नर जनन कोशिका या युग्मक होते हैं। फूल में स्त्री केसर के समूह को मादा जनन अंग या जायांग कहा जाता है। यह फूल मादा जनन अंग है। इसमें अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र दिखता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का शीर्ष भाग है। वर्तिका अंडाशय व वर्तिकाग्र को जोड़ने वाला भाग है। अंडाशय स्त्री केसर के नीचे फूला हुआ भाग है, जिसके आड़ी और खड़ी काट को सेफ्रेनिन में अवलोकन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका चित्र भी हम आपको बता रहे हैं। यही चित्र आपको बताना है, सबसे बेहतरीन चित्र आपको ऐसे ही बनाना है। ध्यान दीजिए, मैं इसको पूरे स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ। बस ये चित्र आप लोग को बनाना है। ध्यान से देखिए इस चित्र को। ये चित्र का पूरा भाग आपको बनाना है ताकि आपको 100% नंबर मिल सके। तो इस तरह से ये डायग्राम आप अच्छे से बनाइए। कॉपी में अपना एक एक पॉइंट को लिखिए इस डायग्राम का, और बहुत सुंदर चित्र बनेगा। आप कोरे कागज में इसको बना करके स्कूल में जमा करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आप लोग को। तो ये चित्र को आपको बनाने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाह्य दल है, ये पुष्प है, फिर उसका पंखुड़ी दल है, एक मदार के पुष्प का यहाँ नमूना लिया गया है। उसके बीच वाले भाग को बताया है अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, जिसको हम स्त्री केसर कहेंगे, जो पुंकेसर से लगा है। पराग कोष तंतु, इसमें पराग कण जाकर ट्रैक होंगे यहाँ पर, और इस तरह से यहाँ पर बताया गया है मादा युग्मक, युग्मनज, और फिर बीज बनेगा, फिर अंकुर बनेगा। तो इस तरह से ये कहना चाहिए वर्तिकाग्र में, पराग नलिया में, नर युग्मक के माध्यम से ये निषेचन की क्रिया को भी इसमें दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। तो ये आप बना लीजिए, बहुत ही बेहतरीन चित्र बनेगा इसका और अच्छा नंबर भी मिलेगा आपको। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न पांचवा की। तो ये है प्रश्न पांचवा आपकी स्क्रीन पर। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षणों या शारीरिक बदलाव को लिखिए कोई 3। अर्थात किशोरावस्था में लड़कों के शरीर में क्या क्या परिवर्तन आती है, क्या क्या लैंगिक परिवर्तन आता है, वो सारे परिवर्तन या लक्षण को जो कहना चाहिए कॉमन लक्षण है, वो सब लक्षण को यहाँ पर लिखना है, कोई 3 लिखना है। तो मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा। किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले शारीरिक बदलाव निम्नानुसार है, जो लक्षण हमको आमतौर पर पता चलता है। पहला है, किशोरावस्था में लड़कों में आवाज़ और शरीर गठन में बदलाव आता है। आवाज़ जो है कहना चाहिए पहले की अपेक्षा मोटा भारी होने लगता है। बचपन में आवाज़ जो है पतला पतला सा रहता है हर बच्चों का, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, थोड़ा युवा की तरफ, किशोरावस्था की तरफ प्रवेश करने लगते हैं, हमारी आवाज़ परिवर्तित हो जाती है और आवाज़ भारी, मोटा आवाज़, बुलंद आवाज़ होने लगता है हमारे शरीर में। दूसरा आती है, चेहरे पर दाढ़ी, मूछ एवं शरीर के अन्य हिस्सों जैसे छाती में, बगल में, जनन अंग आदि के पास में बाल उगने लग जाते हैं। ये है लैंगिक लक्षण। तो यहाँ पर तीसरा हम बात करें यहाँ पर, तो लड़कों का कद बढ़ने के साथ साथ छाती और कंधे भी चौड़े होने लगते हैं। अंडकोश का आकार बढ़ने लगता है और इसमें शुक्राणु का निर्माण होने लगती है और जनन अंग जो है क्रियाशील होने लगता है। इसके बाद आती है चौथा पॉइंट, वजन और लंबाई बढ़ने के साथ साथ भूख भी बढ़ने लगता है। तो इस तरह से बहुत सारे लैंगिक लक्षण आते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 आपके लिए हमने लिख दिया, आप बेहतरीन तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से कुछ ही घंटों के पश्चात हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा हिंदी का, संस्कृत का, अंग्रेजी का, समाजी विज्ञान का, कक्षा 10वीं 12वीं का सभी असाइनमेंट के प्रश्नों का बिल्कुल सही बेहतरीन उत्तर मिलेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें प्यारे बच्चों। साथ ही आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में आने लायक सुपर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का भी वीडियो मिलेगा आपको। तो यहाँ पर इस साल बोर्ड परीक्षा, ऑफलाइन परीक्षा होने जा रही है 10वीं 12वीं का। तो हमारा चैनल जो है 10वीं और 12वीं के लिए मॉडल सुपर क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसका वीडियो बनाने जा रही है। इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि आपको जो है समय पर हमारी चैनल द्वारा बनाई गई सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन के वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके और हर असाइनमेंट का उत्तर भी आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश निवेदन है कि हमारी इस मेहनत
मेहनत को ध्यान में रखते हुए कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए और एक थैंक यू बोल दीजिए। कम से कम कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू लिख दीजिए, ताकि आपके सहानुभूति से हमारी ऊर्जा बढ़ेगी और हम आपके लिए बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो सॉल्यूशन समझाते हुए, पढ़ाते हुए, सिखाते हुए हम बना सकें। थैंक यू वेरी मच।